इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब चाइना, कोरिया, पर्शिया और ना जाने ऐसे ही कितने सारे देशों के स्टूडेंट्स भारत अपनी पढ़ाई करने के लिए आते थे। काफी प्राउड की बात है, राइट। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसको गुप्ता डायनेस्टी के काफी बड़े एम्परर कुमार गुप्ता ने 5th सेंचुरी में बनवाया था। अब आगे बढ़ने से पहले कुमार गुप्ता जी के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आगे की स्टोरी आपको बेहतर समझ आए। उन्होंने साल 415 से साल 455 तक गुप्ता डायनेस्टी को रूल किया था और इन 40 सालों के बीच में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी और गुप्ता डायनेस्टी को काफी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाया था। और इनका नालंदा को लेकर काफी बड़ा विजन था, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, कुमार गुप्ता ने इस यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी में एस्टेब्लिश किया था और इसके पीछे का विजन भी उनका काफी बड़ा था। बिहार, जो कि उस टाइम पर बुद्धिज्म का काफी बड़ा सेंटर था, उसी के एक शहर राजगीर के पास नालंदा की नींव रखी गई थी, जो कि महात्मा बुद्ध की लाइफ से काफी क्लोजली एसोसिएटेड था। नालंदा को वहाँ पर बनाने का विजन बुद्धिस्ट नॉलेज को डीपली समझना था, जो कि टाइम के साथ साथ एक ग्लोबल नॉलेज हब बन गया। अब ऐसा नहीं है कि खाली गुप्ता डायनेस्टी ने ही नालंदा को इतना बड़ा बनाया। आगे आने वाले एम्पायर जैसे हर्षा एम्पायर और पाला एम्पायर ने भी नालंदा की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले किया। एग्जाम्पल के लिए किंग हर्षवर्धन, जो कि हर्षा एम्पायर के काफी बड़े रूलर थे, उन्होंने भी अपने एम्पायर में से 100 गांव नालंदा को डोनेट किए। ऐसे ही टाइम पर पाला डायनेस्टी ने भी नालंदा की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले किया। नालंदा जब अपने पीक पर थी, तब उस टाइम की कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे अल अजहर, जो कि इजिप्ट की एक यूनिवर्सिटी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है, इन सब से नालंदा काफी आगे थी। जैसे उस टाइम पर नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ वहीं पर रहकर पढ़ते थे, जिनको 2,000 से ज्यादा टीचर्स कई तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी, हिंदू वेद्स, लॉ, मेडिकल, मैथ और अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत और बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाते थे। अब उस टाइम में किसी भी कॉलेज के लिए इतना वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाना काफी बड़ी बात थी। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स को अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी था। तो नालंदा के अंदर 8 बड़े बड़े कंपाउंड्स थे, जिनको महाविहार्स कहा जाता था, और 300 से ज्यादा क्लासरूम्स, मेडिटेशन हॉल्स, पार्क्स और मंदिर भी मौजूद थे। और नालंदा की काफी फेमस लाइब्रेरी, जिसको धर्मागंज कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब ज्ञान का पहाड़ होता है। धर्मागंज में भी 3 मेजर बिल्डिंग थी, जिनके नाम थे रत्नदादी, रत्नारंजक और रत्नागंज, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे मेडिकल साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, फिलोसफी और लैंग्वेजेस की बुक लाखों की गिनती में मौजूद थी। अब जब इतना कुछ इस यूनिवर्सिटी में मौजूद था, तो ऑब्वियसली यहाँ के स्टूडेंट्स भी काफी इंटेलिजेंट और ब्राइट माइंडेड होंगे। तो नालंदा के कुछ फेमस स्कॉलर्स में आर्यभट्टा, जिनको आप जियो के इन्वेंटर के नाम से जानते हो, दिगनागा, जो कि बुद्धिस्ट लॉजिक के फाउंडर हैं, शंतरक्षिता, जिन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म स्थापित किया था, और ह्यून सांग, जो कि चाइनीज मोंक थे, जिन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम ग्रेट टैंग रिपोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न रीजन है, उन्होंने उस बुक में नालंदा के बारे में कुछ चीजें लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नालंदा का एडमिशन टेस्ट काफी डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से इसमें एडमिशन लेना स्टूडेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट है। और आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर डेली डिबेट्स चलती हैं फिलोसफी और साइंटिफिक टॉपिक्स पर। अब इमेजिन करो 700 सालों तक सक्सेसफुली चलने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। खिलजी के अटैक के बारे में तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जिसकी बात हम वीडियो में आगे भी करेंगे। और उससे पहले भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो नालंदा को ग्रोथ से रोक रही थी। सबसे पहले आता है इंडिया में बुद्धिज्म का डिक्लिनेशन। वो टाइम था जब हिंदुइज्म और भक्ति मूवमेंट इंडिया में पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट डोमिनेंस इंडिया में खत्म हो गई। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाला डायनेस्टी के बाद नालंदा का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और प्रोटेक्टर बचा ही नहीं था, और काफी फॉरेन अटैकर्स ने हिंदू और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि आगे चल के बुद्धिस्ट डिक्लिनेशन का काफी बड़ा कारण बना। और नालंदा का सबसे बुरा टाइम तब आया जब बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था, उसने नालंदा पर 12th सेंचुरी में अटैक किया, और इस अटैक के दौरान हजारों मॉन्क्स की वहां पर डेथ हुई थी, और हजारों की संख्या में मॉन्क्स भारत छोड़कर अलग अलग जगह जैसे तिब्बत, चाइना और नेपाल चले गए थे। और इस अटैक के दौरान खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी, जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें अटैक के टाइम पर माना जाता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स मौजूद थी, उसको भी जला दिया था। माना जाता है कि वो आगे एटलीस्ट 3 महीनों तक लगातार जली थी। लाइक कैन यू इमेजिन, वहाँ पर कितनी सारी बुक्स थी और उसके साथ कितनी सारी नॉलेज का वहाँ पर नुकसान हुआ था। और यहीं नालंदा के डिस्ट्रक्शन के बाद इंडिया ने अपना सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर खो दिया था, जिस लॉस को रिकवर करने के लिए भारत को सदियां लगने वाली थी। डिस्ट्रक्शन के लगभग 800 साल बाद यानी 21वीं सेंचुरी में नालंदा को रिवाइव करने का आइडिया मोमेंटम में आ गया, जब फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा को रिवाइव करने की दलील पेश की। 2006 में अमर्त्य सेन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नालंदा के रिवाइवल को इंटरनेशनली पुश करने के लिए। और फिर साल 2010 में इंडियन पार्लियामेंट नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास करती है, जिससे कि नालंदा का रिवाइवल कंफर्म हो जाता है, जिसका की इनॉग्रेशन 2014 में बिहार के राजगीर में किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले मॉडर्न नालंदा के इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जिसका की कैंपस साइज 455 एकड़ है, जिसमें पूरा आर्किटेक्चर इको फ्रेंडली है, जो कि सोलर पावर और वाटर कंजर्वेशन पे काम करता है। और मॉडर्न नालंदा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्टडी करना और रिसर्च के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। और यूनिवर्सिटी आपको
आपको पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम भी ऑफर करती है, जिसमें हिस्टोरिकल स्टडीज, बुद्धिस्ट फिलोसफी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, लैंग्वेज और लिटरेचर जैसे कोर्सेज मिलते हैं। मॉडर्न नालंदा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पार्टनरशिप चाइना, जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया जैसी कंट्री से है, जिसको इंडिया ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से सपोर्ट लेकर डेवलप किया है, जो कि अब फॉरेन स्टूडेंट्स को भी काफी अट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि नालंदा में अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इसको चलाने में काफी सारे इश्यूज भी आ रहे हैं जिनको रिजॉल्व करना काफी जरूरी है। सबसे पहले आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है नालंदा के रिवाइवल के बारे में। अब जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग वहाँ पर एडमिशन लेकर पढ़ेंगे कैसे। फिर आती है यूनिवर्सिटी की फंडिंग की प्रॉब्लम। किसी भी इंस्टीट्यूट को ग्रो करने के लिए और उसकी रिसर्च फैसिलिटीज को ग्रो करने के लिए अच्छी खासी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि नालंदा के पास अभी उस लेवल की नहीं है जिससे कि वो वर्ल्ड लेवल की बड़ी यूनिवर्सिटीज से कम्पीट कर पाए। अब वर्ल्ड में और भी काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा आउटपुट ऑफर करती हैं। उनके सामने नालंदा यूनिवर्सिटी कहीं भी स्टैंड नहीं करती, जिससे कि अच्छे आईक्यू वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज में लाना नालंदा के लिए काफ़ी मुश्किल है। और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड से भी कम्पीट करना अभी की डेट में नालंदा के लिए इम्पॉसिबल है, जिसको हम इंडियंस कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। वर्ल्ड की टॉप क्लास फैकल्टीज़ को नालंदा में लाना एक काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है, जिसके ऊपर कॉलेज का मैनेजमेंट और इंडियन गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे AI और रिसर्च एंड इनोवेशन को कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट मैं इसको ऑप्शन ना बोलकर इम्पोर्टेंट बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। अगर इन कुछ चीज़ों पर हम काम करते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि नालंदा अपनी लेगेसी को आगे ले जा सकती है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।